हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे वी हैव वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में करने। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, टॉपिक का नाम है 100 प्लस लाइनक्स एडवांस कमांड्स। यदि आपने इस वीडियो पे विजिट किया है, यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आपकी लाइनक्स स्किल्स काफी हद तक बूस्ट होने वाली हैं। आप किसी भी लिनक्स इंटरव्यू में बैठ सकते हो, इवन उसको आप क्रैक भी कर सकते हो। आपकी स्किल्स, कौन कौन सी कमांड्स सर्वर लेवल पे यूज होती हैं, ठीक है गाइस, वो कैसे कमांड्स को टर्मिनल पे एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए रॉकेट लेक्चर होने वाला है। तो इसलिए गाइस, वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी यदि आपका डाउट है कमेंट में मेंशन। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जानते हैं पहली कमांड के बारे में। हमारी पहली कमांड है chown कमांड। दैट्स द फर्स्ट कमांड ऑफ दिस लेक्चर। पहली कमांड का नाम है chown कमांड और इसका यूज फाइल एंड फोल्डर की ओनरशिप चेंज करने के लिए किया जाता है। ओनरशिप होती क्या है बेसिकली? गाइस, आपके पास कोई फाइल है या फोल्डर है, तो हर फाइल को या हर फोल्डर को एक ओनरशिप डिफाइन होती है। सपोज यदि आप कोई फाइल या फोल्डर रूट पे क्रिएट करते हैं, आप रूट यूजर पे हैं और आप रूट यूजर के थ्रू उस फाइल को क्रिएट करते हैं, तो उस फाइल की जो ओनरशिप होगी बाय डिफॉल्ट वो रूट को होगी। सिर्फ रूट यूजर ही उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और उसको यदि उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी अदर यूजर पे स्विच करते हैं तो वो यूजर उसको रिव्यू तो कर सकता है, यानी कि व्यू कर सकता है, लेकिन यदि उसमें कुछ एडिट करना है तो उसके लिए उसकी ओनरशिप को हमको चेंज करना होगा, ठीक है। या उस फाइल को यदि ट्रांसफर करना है तो विदाउट ओनरशिप यदि हम चेंज नहीं करेंगे, वो फाइल ना तो एडिट की जा सकती है और ना ही उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी एससीपी कर सकते हो, ठीक है। तो यही इस कमांड का काम होता है। आप इस कमांड के थ्रू किसी भी फाइल की या फोल्डर की ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम जानेंगे लिनक्स टर्मिनल, ठीक है गाइस। तो गाइस, आइए चलते हैं लिनक्स टर्मिनल पे और इस कमांड के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। चलते हैं लिनक्स टर्मिनल पे। मैं यहां पे लिस्टिंग करता हूं, एंटर मारता हूं। जैसे कि मेरे पास फाइल है mb.txt, ठीक है, इसी पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस पे फिलहाल जो हमारा ओनर है वो रूट है। मैं इसकी ओनरशिप को चेंज करना चाहूँ। पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक यूजर ऐड करूंगा, यूजर ऐड, इसका नाम होगा dba, ठीक है, एंटर मार दूंगा, ठीक है। मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पे इस फाइल के लिए जो ओनरशिप है वो dba को देना चाहता हूं। यहाँ पे लिखूंगा -c, उसके बाद यूजर का नाम और उसके बाद लिखूंगा जिस फाइल के अगेंस्ट मैं ओनरशिप चेंज कर रहा हूं, एंटर मार दूंगा। यहाँ पे आ चुका है ओनरशिप, चेंज ओनरशिप ऑफ mb.txt फ्रॉम रूट टू dba। रूट से dba हो चुकी है। और गाइज, वन मोर थिंग, आप यदि ओनरशिप चेंज कर रहे हैं या तो आप सुपर यूजर के थ्रू कर सकते हैं, या आपको रूट पे आना पड़ेगा किसी भी यूजर के लिए, किसी भी फाइल के लिए ओनरशिप को चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं फिलहाल रूट पे हूं तो ओनरशिप चेंज कर पा रहा हूं, लेकिन यदि मैं किसी अदर यूजर पे होता तो ओनरशिप चेंज नहीं कर पाता। उसके लिए भी मुझको ओनरशिप चेंज करनी पड़ती, क्योंकि यदि रूट की परमिशन है तो पहले मुझे ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी, तब मैं उस यूजर पे जाके उस परमिशन को ऐड कर सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरह से हमने अपनी ओनरशिप को चेंज कर दिया है। एक बार लिस्टिंग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यूजर रूट था लेकिन डीबी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। अब हम गाइस बात करते हैं यदि आपको ग्रुप की ओनरशिप चेंज करनी हो, ठीक है, किसी भी फाइल के लिए, तो अब हमारा जो सेकंड वाला रूट है ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो इसकी ओनरशिप कैसे चेंज करेंगे वो आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। सिंपल सिंटैक्स है, यहाँ पे आपको लिखना ch ग्रुप, ठीक है, -c। जो मेरा डीबीए ग्रुप है, ठीक है, उसको ही मैं ग्रुप की ओनरशिप देना चाहता हूं। यहाँ पे लिखूंगा डीबीए, फाइल का नाम, किस फाइल का अगेंस्ट, mb.फाइल का अगेंस्ट, एंटर मार दूंगा। चेंज ग्रुप ऑफ mb.txt फ्रॉम रूट टू dba, यानी कि ग्रुप की ओनरशिप भी मैंने dba को दे दी है। लिस्टिंग करके एक बार देख लूंगा।
आप देख सकते हैं जहां पे मेरी रूट ओनर की भी परमिशन रूट को थी और ग्रुप की भी, दोनों की मैंने अपनी mv.txt फाइल के लिए dba को परमिशन दे दी है। तो गाइस इस तरह से आप ओनरशिप चेंज कर सकते हो फॉर ग्रुप फॉर ओनर। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने फाइल परमिशन को कवर करा है, ओनरशिप कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रुप की ओनरशिप कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरा फाइल मैनेजमेंट हमने इसमें कवर किया है। सेकंड कमांड है हु एम आई, यानी कि आप किस यूजर के साथ लॉगिन है। ठीक है, तो आप जिस भी यूजर के साथ लॉगिन है उसकी इंफॉर्मेशन ये आपको डिस्प्ले करेगा। इसके लिए हमको इस कमांड का यूज करना है हु एम आई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु। इस समय आप रूट यूजर पे लॉगिन है, जैसे कि मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है और मेरे पास आउटपुट आया है रूट यूजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है कि आप लिनक्स टर्मिनल पे डेट और टाइम को कैसे चेक कर सकते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, लिनक्स टर्मिनल पे आपको टाइप करना है डेट स्मॉल में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट। डेट प्रेस किया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे पास डेट की आ चुकी है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है ls और ls स्पेस -lrt। इस कमांड का यूज हम फाइल्स हमारे पास कितनी है, हमारे पास फोल्डर कितने हैं हमारी करंट लोकेशन पे, उसकी जानकारी के लिए हम ls और ls स्पेस -lrt का यूज करते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं उसको हम लिनक्स टर्मिनल पर चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ls। ठीक है, तो मेरे पास जितनी फाइल्स हैं जितने फोल्डर्स हैं ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls स्पेस -lrt, तो कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन इन फाइल्स और फोल्डर के बारे में मुझको शो होगी। जैसे मैंने टाइप किया है तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये फाइल है फोल्डर है। जिनके आगे dr लगा है ये डायरेक्टरी है, जिनके आगे सिर्फ हाइफन और rw दी है ये फाइल है। ठीक है, जो फोल्डर होते हैं उनको एक अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस कलर्स को हम को ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो फोल्डर्स हैं उनका जो आइकन है जो कलर्स है फॉन्ट है वो ब्लू है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे एक डेट आ रही है। इस डेट का मतलब है कि इन फोल्डर्स को लास्ट कब मॉडिफाई किया गया है, तो वो ये डेट आ रही है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम ls और ls स्पेस -lrt का यूज कर सकते हैं। साथ ही हम यदि यहाँ पे लिखते हैं ls स्पेस -lart, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ हिडन फाइल होती हैं यदि हम ls स्पेस -lrt एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमको शो नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम उनके साथ में ए का भी यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यूज किया है ls स्पेस -lart, तो जो हिडन फाइल्स हैं वो भी मुझको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। तो हिडन फाइल्स के चेक करने के लिए आप ls स्पेस -a भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा ls स्पेस -a, तो जो हिडन फाइल्स हैं वो मेरे पास सिर्फ हिडन फाइल्स मेरे पास आ जाएंगी। तो हिडन फाइल्स आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ओवर द लिनक्स टर्मिनल। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है क्लियर कमांड। ठीक है गाइस, अब जैसे कि आपने अभी देखा है मैंने मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट किया है, तो मेरा जो टर्मिनल है वो प्रॉपर भर चुका है। अब मैं इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक कमांड यूज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CLEAR। तो जो मेरी जितनी भी कमांड्स होंगी वो टर्मिनल पे क्लियर हो जाएंगी। क्लियर कर दी, इस समय मेरा जो टर्मिनल है वो प्रॉपर क्लियर हो चुका है। अब मैं स्टार्टिंग से अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करके चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम क्लियर कमांड का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कशन करते हैं, कैट कमांड। सो गाइज बेसिकली कैट कमांड का यूज हम अपनी फाइल को लिनक्स टर्मिनल पे ओपन करने के लिए या उसके अंदर क्या डाटा है उसको चेक करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, टर्मिनल पे चलते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ कैट फाइल, मेरे पे एक फाइल है file1 नाम की। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस फाइल के अंदर ये कुछ नाम या कुछ डाटा लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन करके चेक कर लिया है। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आप कैट कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है लेस कमांड। ठीक है, लेस कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस सपोज
मैं लेस कमांड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेस, और इसी फाइल में मैं लेस कमांड का यूज़ करता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। सो गाइस, लेस कमांड का यूज़ हमेशा हम बेसिकली वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन लिखी हुई है, आपने कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करी है जिसमें 1000 लाइन है या 2 लाख लाइन है, 10,000 लाइन है। अब उसमें आपको कोई नाम या कोई पैरामीटर्स या कोई वैल्यू आपको चेक करनी है, तो आप एक एक में यदि ढूंढेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन यदि आप उसको सर्च करते हैं, जैसे कि विंडोज़ पे हम कंट्रोल एफ करके कर लेते हैं, तो लिनक्स पे उसको हम कैसे सर्च करें, यहाँ पे हमको सिंपल लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी नहीं दी, मैं लिखता हूँ SHUBHAM स्लैश शुभम। मुझे ये नाम सर्च करना है इस फाइल के डाटा के अंदर, ठीक है। ये शुभम नाम का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से मैं सर्च करना चाहता हूँ कि इस इन सब डाटा में SH कहाँ का यूज़ हुआ है। SH लिखूंगा सिर्फ, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे SHH यूज़ हुआ है, इतने नाम में SH यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल में यदि किसी फाइल को या किसी नेम को, वर्ड को सर्च करना चाहते हैं लिनक्स पे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सपोज मैं यहाँ पे रजत सर्च करता हूँ, रजत कहाँ पे लिखा हुआ है, आ चुका है कि रजत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो गाइज, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है टच कमांड, ठीक है। सो टच कमांड का यूज बेसिकली फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और टच कमांड के थ्रू हम मल्टीपल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं लिनक्स टर्मिनल पे। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है, और क्लियर भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टच, एक फाइल क्रिएट करता हूँ शुभम 1 नाम की, एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस कर दिया है। इसको चेक करने के लिए फाइल क्रिएट हुई है नहीं हुई है, मैं यहाँ पे ls स्पेस LRT करता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मुझे पता चल चुका है शुभम 1 नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसके आगे सिर्फ -RW लिखा होता है या DR नहीं लगा होता है, वो फाइल होती है, ठीक है। शुभम 1 नाम की मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है बाय द टच कमांड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमांड का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है RM कमांड। बेसिकली गाइस, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, हम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइल, यदि आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप RM कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है RM। जैसे कि मैंने अभी शुभम 1 नाम की फाइल क्रिएट की है, मैं इसको डिलीट करके चेक करता हूँ कि या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या नहीं। शुभम 1 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, यस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने शुभम 1 डिलीट करने का ट्राई किया, तो उसने मुझसे ऑप्शन मांगा कि क्या आप सच में इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा यस, और उसके बाद मेरी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। चेक करने के लिए हम सिंपल एग्जीक्यूट लिखेंगे ls स्पेस -LRT, क्या मेरे पास फाइल में वो फाइल अवेलेबल है, नहीं है, तो वो फाइल मेरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है गाइस। इस तरह से हम ये फाइल्स को चेक कर सकते हैं और फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट कमांड के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप बेसिकली फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या फोल्डर को क्रिएट कर। तो गाइज, इस कमांड में हम जानेंगे कैसे हम लिनक्स में फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आइए हम लिनक्स टर्मिनल पे चलते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा mkdir फोल्डर एक कमांड है जिसका यूज हम फोल्डर क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा mkdir और फोल्डर का नाम लिख दूंगा डेमो, ठीक है। तो मेरा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मैं लिस्टिंग कर लूंगा, तो आप देख सकते हैं डेमो नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं कि फोल्डर को कैसे डिलीट करें। सो गाइज, फोल्डर को डिलीट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको फोर्सफुली डिलीट करें, या आप उसको आप नॉर्मल तरह डिलीट करें। कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें परमिशंस लगी होती है, हम उनको इस कमांड के थ्रू डिलीट कर नहीं पाते हैं, तो हम फिर उसको फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों कमांड के थ्रू फोल्डर को डिलीट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा RMDIR स्पेस डाटा, सॉरी डेमो, ठीक है। एंटर मार दिया, फोल्डर डिलीट हो चुका है। लिस्टिंग कर लूंगा दोबारा, आप देख सकते हैं डेमो फोल्डर नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कमांड होती है हमारी RM स्पेस -RF, ठीक है। मैं अपना एक फोल्डर है डाटा, इसको भी डिलीट करने का ट्राई करूंगा। इस
ये मेरा फोल्डर है, इसको मैं फोर्सफुली डिलीट कर रहा हूँ। एंटर प्रेस कर दिया, फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो हम दोनों तरीके से फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये वाली कमांड होती है rm स्पेस -rf, इस कमांड का यूज आप तभी करें यदि आपका फोल्डर डिलीट ना हो रहा हो, अदरवाइज प्रोडक्शन पे इस कमांड का यूज ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो क्या नेक्स्ट कमांड है कि आप कैसे फाइल को एडिट कर सकते हैं बाय द वी एडिटर। ठीक है, वी एक एडिटर है जिसका यूज हम लाइनक्स में करते हैं फाइल्स को एडिट करने के लिए। ठीक है, हम टेक्स्ट फाइल को वी एडिट के थ्रू एडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली मोस्ट यूजफुल कमांड है यदि आप लाइनक्स पे काम कर रहे हैं, या कोई फाइल आपको क्रिएट करनी है, उसको कुछ चेंजेस करने हैं, या कोई कर्ल आपको बनानी है, तो वी का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है गाइज, या आप स्क्रिप्टिंग भी लिख रहे हैं तो आपको एडिटर आना चाहिए। जो हम स्क्रिप्टिंग लिखते हैं वो वी एडिटर के थ्रू लिखते हैं। इवन मल्टीपल एडिटर यूज होते हैं लिनक्स में, लेकिन जो मोस्ट यूज होता है वो वी एडिटर है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है गाइज, तो हम प्रैक्टिकली वी एडिटर के बारे में जानते हैं। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। मैं टच कमांड के थ्रू एक फाइल क्रिएट करता हूं। इस फाइल का नाम होगा माई एसक्यूएल। ठीक है, एंटर कर दी है। अब मैं वी के थ्रू इस फाइल को ओपन कर लूंगा। ठीक है, फॉर एडिट पर्पस मैंने ओपन कर लिए। मैं आई प्रेस करूंगा। जब भी आप कोई भी एडिटर ओपन कर रहे हैं तो आप आई प्रेस करेंगे इंसर्ट करने के लिए। आई प्रेस किया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एम शुभम कुमार। ठीक है, और सेव करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले ESC प्रेस करूंगा, उसके बाद शिफ्ट दबा के कोलन प्रेस करूंगा, फिर WQ। उसके बाद जो ये डाटा है मेरा ये सेव हो जाएगा और मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो फाइल मैंने ये एडिट की है, इसमें जो डाटा मैंने सेव किया है उसको चेक करने के लिए हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे बाय द कैट कमांड। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरी जो फाइल थी माई एसक्यूएल, इसके अंदर ये लिखा था आई एम शुभम कुमार, जो कि कंप्लीटली सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फाइल में एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो गाइज नेक्स्ट कमांड है कि आप यदि फोल्डर को चेंज करना चाह रहे हो या किसी अनदर फोल्डर में मूव करना चाह रहे हो, तो हम यहाँ पे CD कमांड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम CD कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट मेरे पास मल्टीपल फोल्डर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS, तो मेरे पास फोल्डर है शुभम नाम का। मैं इस फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा शुभम। ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा, मैं शुभम फोल्डर में आ चुका हूँ। तो इस तरह से हम CD के थ्रू फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं। अब बात करता हूँ यदि हमको इस फोल्डर से बैक आना है, वापस आना है, मैं CD प्रेस करूंगा और स्पेस डबल डॉट एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से मेरी जो पुरानी लोकेशन थी मैं उसी पे आ जाऊंगा। ठीक है, किसी फोल्डर में मूव करने के लिए CD और फोल्डर का नाम। ठीक है गाइज, सपोज दैट मैं अगेन इस फोल्डर में जाता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट कर देता हूँ MK DIR। ठीक है, फोल्डर का नाम लिख देता हूँ रजत। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डाटा नंबर लिख के। इस नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस फोल्डर के अंदर फिर भी इसके अंदर और चला जाऊंगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे PWD करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं फिलहाल इस लोकेशन पे हूँ। ठीक है, अब गाइज आप सोच रहे होंगे मैं बार बार करके एक एक फोल्डर पे जा रहा हूँ। यदि हम डायरेक्टली एक बार में भी इस फोल्डर पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यदि हम जब एक बार में डायरेक्टली यदि हमको एग्जिट पार्ट में मूव करना होता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वो हमारा रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। सपोज दैट आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली जो आपके पाथ है उस पर डायरेक्टली मूव कर जाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे लिखेंगे CD करने के बाद में आपको हमेशा जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं अभी लिखूंगा रूट, उसके बाद जो मेरा फोल्डर है उसका नाम, उसके बाद उसका जो फोल्डर है उसका नाम। ठीक है,
इसके अंदर जो फोल्डर है डाटा नंबर, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं डायरेक्टली उस अपने जो पाथ है उस पर मूव हो जाऊंगा, ठीक है। देयर इज सम मिस्टेक, इट्स अ इट्स नॉट अ नंबर, सॉरी, MB, ठीक है गाइज। तो आप देख सकते हैं वो नंबर की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, वो मेंबर था, ठीक है। तो मैंने जैसे चेंज किया तो मैं डायरेक्टली बाय द, इसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली एग्जिट पार्ट को रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो एब्सोल्यूट पार्ट की जो को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हमेशा जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। अदरवाइज यदि आपको वैसी पाथ मूव करना है तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा CD डाटा और मेंबर, मैं आ जाऊंगा विदाउट एन एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। तो इसको ही एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं बाय द एब्सोल्यूट पाथ और बाय द नॉर्मल पाथ। बैक करने के लिए हम CD स्पेस डॉट डॉट यूज करेंगे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे फाइल को कॉपी करें वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, ठीक है। तो कॉपी कैसे करते हैं लिनक्स में, वो मैं आपको बताता हूं। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। सो गाइस, कॉपी करने का सिंपल तरीका है, सपोज दैट मेरे पास जो फोल्डर्स हैं, मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे जाता हूँ होम डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में, तो आप देख सकते हैं मेरे पास फोल्डर्स हैं शुभम नाम का, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे पास ये जो फाइल है, जैसे कि मेरे पास एक फाइल है sort txt, मैं इसको शुभम नाम के फोल्डर में कॉपी करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपी, उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है, और जिस फोल्डर में मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ उस फोल्डर का नाम, एंटर प्रेस करा। जो sort txt फाइल है ये शुभम फोल्डर में कॉपी हो चुकी है। चेक करने के लिए हम सिंपल करेंगे, तो मैं शुभम फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है, गया, लिस्टिंग कर लूंगा, तो आप देख सकते हैं sort txt फाइल शुभम फोल्डर में आ चुकी है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इसमें यदि कोई भी डाउट है कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। यही सिंपल कॉपी करने का तरीका है। सो गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, और नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री कमांड। सो गाइज, बेसिकली इस कमांड का यूज हमने प्रीवियस कितनी कमांड्स को एग्जीक्यूट किया है, यदि आप कोई प्रीवियस कमांड्स को देखना चाहते हो कि टर्मिनल पे मैंने कल कितनी कमांड को एग्जीक्यूट किया था, या अभी 1 घंटे पहले कितनी कमांड को एग्जीक्यूट किया है, तो हम हिस्ट्री कमांड के थ्रू अपने टर्मिनल पे प्रीवियस कमांड की हिस्ट्री को देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो गाइस, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल कमांड्स हैं जो मैंने एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, जिसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको विजिबल है। तो इस तरह से यदि आपको कोई याद नहीं कि आपने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की थी, तो आप हिस्ट्री कमांड को रन करेंगे और अपने प्रीवियस कमांड को चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो गाइस, नेक्स्ट कमांड है हमारी हेड और टेल कमांड, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हेड कमांड की। बेसिकली हेड कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, तो गाइस बेसिकली मैं आपको बता दूं, सपोज दैट आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, उसमें मल्टीपल लाइंस हैं, इसमें 1000 लाइंस हैं, लेकिन आपको सिर्फ शुरू की 5 लाइन को देखना है या चेक करना है, तो आप हेड कमांड का यूज करके स्टार्टिंग की 5 लाइन को विजिट कर सकते हैं या 10 लाइन देख सकते हैं। बस आपको जस्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में नंबर मेंशन किया हुआ है 5, कि मुझे शुरू की सिर्फ 5 लाइन को देखना है, ठीक है। तो मैं हेड कमांड के थ्रू इस तरह से 5 लाइन को या मल्टीपल लाइन को एज पर रिक्वायरमेंट व्यू कर सकता हूं। मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक फाइल है, इसका नाम है फाइल 1, ठीक है। यदि मैं इसको ओपन करता हूं, मेरे पास अराउंड 11 लाइन है, लेकिन मुझे इसकी शुरू की सिर्फ 4 से 5 लाइन को व्यू करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा हेड, ठीक है। हेड कमांड को यूज करूंगा -5 स्पेस फाइल का नाम, ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा।
जैसे मैंने एंटर प्रेस करा है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की जो 5 लाइन थी वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो चुकी है। ठीक है, बेसिकली गाइस इसका यूज ना जब हम सिस्टम के लॉग चेक करते हैं, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक शुरू के स्टार्टिंग के रिसेंट लॉग देखने होते हैं या ओल्ड लॉग देखने होते हैं, तब हम हेड और टेल का यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको हेड का यूज बताया हुआ है, और हेड का यूज स्टार्टिंग की मल्टी लाइंस को देखने के लिए किया जाता है। आप एज पर रिक्वायरमेंट लाइन मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 5 मेंशन किया है, यदि मैं यहाँ पे 6 मेंशन करूंगा तो आपको यहाँ पे 6 लाइन को विजिबल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हेड कमांड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेल कमांड की। टेल कमांड का यूज क्या होता है? सो गाइस टेल कमांड का यूज बेसिकली क्या होता है, आपको यदि लेटेस्ट लाइन चेक करनी है, लेटेस्ट, ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेल हाइफन 5 और फाइल का नाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो लाइन थी, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, ये लाइन मुझे यहाँ पे विजिबल हो चुकी है। ठीक है, तो यदि आपको नीचे से लाइन देखनी है, लॉग्स देखने हैं, तो आप इस तरह से लॉग देख सकते हैं। ठीक है, हेड का यूज स्टार्टिंग की लाइन को देखने के लिए, और टेल का यूज आपको बिहाइंड यानी कि पीछे की लाइन को देखने के लिए। ठीक है, जो रिसेंट लॉग्स हैं उनके लिए आप टेल का कमांड का यूज कर सकते हैं। साथ ही टेल कमांड का यूज रियल टाइम लॉग्स के लिए भी आप देख सकते हैं, कि यदि आपको कोई लॉग्स मॉनिटरिंग करनी है तो आप टेल का कमांड का यूज करेंगे तो आप रियल टाइम लॉग्स भी चेक कर पाएंगे। इस तरह से हम हेड और टेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड है हमारी सॉर्ट कमांड। सो गाइस बेसिकली क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी चीज को सही क्रम में सॉर्ट करना। ठीक है, मैं आपको सॉर्टिंग करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, हमारे पास एक फाइल है, इसका नाम है कैट से मैं ओपन कर लेता हूं, सॉर्ट के नाम से, सॉर्ट txt। आप देखेंगे इसमें ना बेसिकली एक डाटा पड़ा हुआ है जिसमें ACDEFEHG, जिसका क्रम गलत है। ठीक है, मतलब ए के बाद पहले बी आना चाहिए था, फिर सी आना चाहिए था, लेकिन इसका जो क्रम है वो गलत है। यदि मैं इसको सही क्रम में सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है, तो आप देख सकते हैं जो मेरी वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई थी, जो कि अनसॉर्ट थी, ठीक है, वो प्रॉपर एक सॉर्टिंग फॉर्म में आ चुकी है, यानी कि ए के बाद बी है, फिर बी के बाद सी है, फिर डी के बाद ई है। ठीक है, लेकिन यदि आपको इसमें रिवर्स सॉर्ट करना है, आप नीचे से वैल्यू देखना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको सॉर्ट स्पेस हाइफन आर और फाइल, यानी कि रिवर्स सॉर्टिंग यदि आपको करनी है तो उसके लिए आपको ये करना होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, सॉर्ट आर, ठीक है, हाइफन आर और फाइल का नाम। तो आप देख सकते हैं हमारी रिवर्स सॉर्टिंग हो चुकी है, यदि आपको नीचे से वैल्यू चेक करनी है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है यदि आपको यूनिक सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा आपको, सपोज दैट आपके पास जो फाइल है, सपोज दैट मेरे पास जो फाइल है, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। इसमें जो कोई भी फाइल ना डुप्लीकेट नहीं है, तो मैं इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको VI के थ्रू एडिट कर लेता हूँ, आई प्रेस करूंगा इंसर्ट करने के लिए, और इसमें ना मैं B डाल दूंगा, C डाल दूंगा, ठीक है, फिर A डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे इसमें मतलब मैं डुप्लीकेट वैल्यू इसमें एंटर कर दूंगा। अब इसको ESC प्रेस करके सेव कर लूंगा। ठीक है गाइज, अब यदि मैं इसको यहाँ पे कैट से ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास में इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है, यानी कि A यहाँ पे आया हुआ है और A नीचे भी आया हुआ है, C भी 2 बार आया हुआ है। लेकिन इसको आप यदि आप यूनिक क्रम में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीका है? ठीक है, तो उसका तरीका ये है, आप सिंपली आप लिखोगे सॉर्ट, ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे यूनिक। बेसिकली क्या होगा, जो ये वाला जो कमांड है सॉर्ट स्पेस फाइल का नाम, ये आपकी रिजल्ट शो करेगी जो आपको डुप्लीकेट है। उसके बाद इस रिजल्ट पे हमने यहाँ पे पाइप यूज किया हुआ है,
पाइप ये साइन करता है कि हम इस पे यूनिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जिससे वो यूनिक रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है गाइज, इसलिए हमने यहाँ पे पाइप यूज किया हुआ है। एंटर प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो चुकी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो उसमें हट चुकी है। तो इस तरह से हम यूनिक तरह से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज हैं लेकिन आपको उसमें सॉर्टिंग करनी है सिर्फ यूनिक डाटा को और डुप्लीकेसी को हटाना है, इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है स्प्लिट कमांड। सपोज दैट गाइज आपके पास जैसे कि डेमो फाइल है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, 10-11 वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसमें मैं इस फाइल को स्प्लिट कर दूं और हर फाइल में 2 या 3 वैल्यूज अवेलेबल हो। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास ये फाइल है, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन। मेरे पास ये फाइल है, इसमें जो टोटल वैल्यू है 11-12 वैल्यू है। मैं चाहता हूं जितनी भी 11-12 वैल्यू हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि 4-4 वैल्यू हर एक फाइल में अवेलेबल हो जाए। इसकी ये 4 वैल्यू किसी दूसरे फाइल में, 4 वैल्यू किसी दूसरी फाइल में, इनको मैं स्प्लिट करना चाहता हूं टू अनदर फाइल। तो उसके लिए मुझे स्प्लिट करने का एक सिंपल तरीका ये होगा, स्प्लिट -l। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रत्येक फाइल में 4 वैल्यू हो, 4 और यहाँ पे फाइल का नाम। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा। अब आप क्या देखेंगे, मेरी जो फाइल है वो स्प्लिट हो चुकी है। जैसे मैंने स्प्लिट कमांड चलाई है तो प्रत्येक 3 फाइल बन चुकी हैं, XAA, XAB और XAC। अब मैं यदि इनको ओपन करता हूं XAA, तो आप देख सकते हैं इसमें ACDB आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं, यदि मैं ओपन करता हूं XAB तो इसमें EFGH भी आ गया है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे XAC ओपन करता हूं तो इसमें CAG आ गया है। तो इससे आपको क्या हुआ कि मैंने मेरे पास जो वैल्यूज थी 10, 11, 12, उनको मैंने मल्टीपल फाइल में स्प्लिट कर दिया, डाल दिया है। तो इस तरह से हम एक फाइल के डाटा को मल्टीपल फाइल में स्प्लिट कर सकते हैं बाय द स्प्लिट कमांड। इसमें कोई आपका डाउट है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट कमांड के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि हमारा सेम लेक्चर है। अब हम बात करेंगे ग्रिप कमांड की। ठीक है, तो ग्रिप कमांड बेसिकली क्या होती है और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं ग्रिप कमांड की। सो गाइज बेसिकली ग्रिप कमांड का जो यूज होता है वो उस वैल्यू को या वर्ड को सर्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हम ग्रिप कमांड को टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं उससे मैचिंग डाटा ग्रिप कमांड हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कमांड बेसिकली लेस कमांड के सिमिलर है, लेकिन इसके क्या यूज है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं लाइनक्स वर्कबेंच पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने लाइनक्स टर्मिनल पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रिप कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है file1। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास इसमें बेसिकली मल्टीपल डाटा है। इसके अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर मल्टीपल्स डाटा है। मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रेप कमांड का यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेप, डबल कोटेशन में लिखता हूँ शुभम कुमार। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल का नाम file1, एंटर मार देता हूँ। तो गाइस जब हम ग्रिप कमांड का यूज करते हैं ना, तो इसके द्वारा जब हम डाटा को सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू लेस कमांड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने जिस डाटा को हमने सर्च किया था उसने उस डाटा को हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से, तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम ग्रेप कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको 1-2 वैल्यू और सर्च करके दिखा देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SH ओनली, ठीक है, और फाइल का नाम, तो जिसके अंदर भी SH आया हुआ होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है ई ग्रिप कमांड। सो गाइज बेसिकली सपोज दैट आपको मल्टीपल वर्ड सर्च करने हैं। अभी आपने ग्रिप कमांड के थ्रू सिर्फ एक वर्ड्स को सर्च किया और डिस्प्ले कराया, लेकिन यदि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको मल्टीपल वर्ड सर्च करने हैं टेक्स्ट फाइल में, तो आप बार बार तो ग्रिप कमांड का यूज नहीं करोगे। तो आप
ई ग्रिप कमांड का यूज करोगे और एक बार में मल्टीपल वर्ड्स को टेक्स्ट फाइल में सर्च कर लोगे। कैसे सर्च कर लोगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम इजी ग्रिप कमांड का हमने यूज किया, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने लिखा, पहला वर्ड लिखा शुभम, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड हमने लिखा रजत, और यहां पे लिख दिया फाइल का नाम। तो आप देख सकते हैं मैंने ई ग्रिप का यूज करके एक ही बार में दो वर्ड्स को सर्च कर लिया है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स को सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यदि चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ SK, ठीक है, और फाइल का नाम दे सकता हूँ file1। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ही बार में ई ग्रिप कमांड से शुभम भी सर्च कर लिया है टेक्स्ट फाइल में, रजत भी और SK भी। तो इस तरह से यदि आपको मल्टीपल वर्ड्स को सर्च करना है किसी टेक्स्ट फाइल में तो आप ई ग्रिप कमांड का यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ग्रिप कमांड, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो गाइस नेक्स्ट कमांड है हमारा वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड की। तो वाइल्ड कार्ड, सपोज दैट गाइस आपको किसी फाइल में, आपके पास कोई फाइल है, आप कोई फाइल को सर्च कर रहे हो लेकिन उसका प्रॉपर आपको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली उसका किससे स्टार्टेड है, तो आप वाइल्ड कार्ड का यूज करके उस फाइल को सर्च कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे ट्रेन पे जाता हूँ, देखो क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ LS, उसके बाद X। मुझे याद है कि X से फाइल स्टार्ट है लेकिन मुझे पूरा नाम पता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड ही, मैं वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा, ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो X से जितनी भी फाइल स्टार्ट होती होंगी वो सारी फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं इससे उसको इजीली चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाइल्ड कार्ड की, ठीक है। इनको वाइल्ड कार्ड, जैसे कि स्टार है, इनको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यदि टच कमांड का यूज करता हूँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट यूज करता हूँ, ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड, और यहाँ पे लिखूंगा 1 स्पेस 5। अब क्या होगा, मैं टच कमांड के थ्रू एक ही बार में मल्टीपल फाइल को क्रिएट कर लूंगा। फाइल, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो एक ही कमांड से मेरी एक बार में 5 टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएंगी थ्रू द वाइल्ड कार्ड। एंटर प्रेस कर दिया, LS करूंगा, तो आप देख सकते हैं file1, file2, file3, file4, file5, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बाय द वाइल्ड कार्ड एक ही अटैम्प्ट में मल्टीपल फाइल को क्रिएट किया। मैं एक बार में 100 फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 से लेकर 100 लिख दूंगा, विद इन सेकेंड मेरी 100 टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएंगी बाय यूजिंग द वाइल्ड कार्ड, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट कमांड है हमारी कंपैरिजन, कि हम कैसे दो फाइल को कंपेयर करें, ठीक है गाइज। तो CMP कंपेयर का यूज हम दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। यदि दो फाइल एक साथ मैच है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि मैच है। यदि मैच नहीं है तो वो बता देगा कि आपकी फाइल डिफरेंट है, मैच नहीं है। कैसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मेरे पास दो फाइल हैं, मैं दोनों को ओपन कर, एक का नाम है फाइल A, एक के अंदर डाटा है माय नेम इज शुभम, और दो फाइल B है उसके अंदर डाटा है माय नेम इज रजत। मैं दोनों फाइल को कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा CMP फाइल A एंड फाइल B। एंटर प्रेस करा, उसने लिख दिया कि दोनों फाइल आपकी डिफरेंट है लाइन नंबर 1 में, ठीक है। एक जो लाइन नंबर 1 है उसमें डिफरेंट है, ठीक है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे आ गया है फाइल A फाइल B डिफर, ठीक है, और लाइन नंबर उसने बता दिया है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम दो फाइल को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपेयर का यूज करेंगे कमांड का तो वो जस्ट हमको ये बताएगा कि फाइल डिफरेंट है, फाइल डिफरेंट नहीं है, ठीक है, मैच है, मैच नहीं है। लेकिन हमको वो ये नहीं बताएगा कि कौन सी वैल्यू मैच नहीं है, या कौन सा डाटा फाइल के अंदर मैच नहीं है। उसके लिए हमको एक कमांड होगी, उसका यूज करना पड़ेगा। हमारी सेकंड कमांड है डिफ कमांड। इससे क्या होगा कि जब हम डिफ का यूज करेंगे तो जो डिफरेंस है वो डिस्प्ले हो जाएगा दोनों फाइलों में। कैसे होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ -u और फाइल का नाम फाइल A,
और फाइल बी, एंटर मार दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया है कि जो फाइल है फाइल बी है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। एक के अंदर लिखा हुआ है माय नेम इज शुभम और दूसरे के अंदर लिखा हुआ है माय नेम इज रजत। तो इस तरह से हम डिफ कमांड का यूज कर सकते हैं और दोनों फाइलों में दो फाइल को कंपेयर करने के लिए, ठीक है गाइज, और उनसे उनका जो डाटा डिफरेंट है उसको शो करने के लिए। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो गाइज ये बेसिकली कमांड है फाइंड कमांड। सपोज दैट आपने कोई फाइल क्रिएट की है लेकिन आपने किस लोकेशन पे क्रिएट की है उसका आप पाथ भूल चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम फाइंड कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कैसे यूज कर सकते हैं आइए लिनक्स टर्मिनल पे देखते हैं। तो गाइज ये हमारा टर्मिनल है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो मैं बेसिकली मेरे पास एक फाइल है source.txt, मैं उसको यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइंड। ठीक है, उसके बाद डॉट स्लैश नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं sort txt, एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो sort txt नाम की जो फाइल थी वो एक तो इस फोल्डर इस पाथ पे अवेलेबल है और दूसरा इस पाथ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमको अपनी फाइल की लोकेशन नहीं पता है, हमने क्रिएट की थी रिसेंटली, तो हम इस तरह से फाइंड कमांड के थ्रू उसको पता कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो गाइस नेक्स्ट कमांड है हमारी लोकेट कमांड। सो गाइस लोकेट कमांड का बेसिकली क्या यूज होता है, इसका भी सेम ही यूज है। यदि आपको कोई फाइल आपने क्रिएट की है लेकिन आपको पता नहीं है आपने किस पाथ पे क्रिएट की है, तो आप लोकेट के थ्रू भी उस फाइल को बात को पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या है, जो लोकेट कमांड होती है उसका अपना एक डाटाबेस है जहाँ पे वो सारी फाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि फाइल किस लोकेशन पर सेव है वो इन्फॉर्मेशन रखता है। और जब हम लोकेट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो लोकेट कमांड अपने डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेकर हमको उठाकर देती है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है, जब भी हम लोकेट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे पहले हमको अपडेट डीबी कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि अपडेट डीबी लोकेट कमांड का डाटाबेस है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सारे पाथ या फाइल की इन्फॉर्मेशन अपडेट डीबी में सेव हो जाए, इसलिए हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट डीबी में सेव हो चुकी है, कितनी फाइल इस सिस्टम पर क्रिएटेड है और उनकी क्या लोकेशन है। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा लोकेट, लोकेट स्पेस फाइल का नाम है sort अंडरलाइन txt अंडरस्कोर txt, एंटर प्रेस करा तो इसने विद इन सेकेंड मुझे बता दिया है कि जो इस नाम की फाइल है ये दो लोकेशन पर फिलहाल अवेलेबल है। एक तो रूट यूजर पे है पड़ी हुई है, दूसरा रूट यूजर पे शुभम नाम का फोल्डर है जहाँ पे ये फाइल अवेलेबल है। तो ये इजी तरीका है। ठीक है, आप यहाँ पे लोकेट कमांड का यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फाइंड कमांड। ठीक है, आप लोकेट कमांड से इजीली फाइल का पाथ कहाँ है, किस पाथ पे फाइल क्रिएटेड है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो गाइज नेक्स्ट कमांड है हमारी हेल्प कमांड। सो गाइज बेसिकली हेल्प कमांड का यूज क्या होता है कि सपोज दैट आप कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन आपको उस कमांड की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप हेल्प लिखेंगे, हेल्प, उसके बाद या आप कमांड लिखेंगे कमांड ls, उसके बाद हाइफन और यहाँ पे लिख देंगे हेल्प, एंटर मारेंगे। तो इस कमांड की पूरी इन्फॉर्मेशन, इसके सिंटैक्स की, इसका क्या यूज है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यदि आप देखोगे किसका यूज किस लिए किया जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको बता दूंगा, इसका यूज बेसिकली लिस्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। आपकी जो फाइल है उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको लिस्टिंग करने के लिए हम लिस्ट कमांड का इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, ए का यूज किस लिए करते हैं, बी का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, सी का यूज किस लिए करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कमांड की, तो नेक्स्ट कमांड है मैन कमांड। ठीक है, इसका भी सेम ही यूज है, लेकिन जब हम मैन कमांड का यूज करते हैं, मैन कमांड का यूज भी बेसिकली किसी कमांड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए यदि हमको लेनी है उसका यूज हम करते हैं। लेकिन यदि हम मैन कमांड का यूज करते हैं तो उसमें एक डिफरेंस ये है कि मैन हमको थोड़ी एडवांस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है
अबाउट एनी कमांड। ठीक है, सपोज मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, एक बार क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन PWD, एंटर मार देता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैन PWD कमांड के बारे में कितनी प्रॉपर क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि PWD की फुल फॉर्म है प्रिंट नेम ऑफ करंट, ठीक है, या वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रिंट द फुल नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका ये जो काम है, जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली जिस लोकेशन पे आप हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन या उसका फुल फॉर्म है PWD, इसका जो ये काम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल का यूज़ क्या होता है, ठीक है, पी का यूज़ क्या होता है, ठीक है, और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये मैं यहाँ पे नीचे करूँगा तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि आप मैन कमांड के थ्रू और हेल्प कमांड के थ्रू किसी भी कमांड की डीपली इन्फॉर्मेशन यदि आपको लेनी है कि आप क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या पर्पस है, तो आप उस कमांड की पूरी इन्फॉर्मेशन हेल्प और मैन कमांड के थ्रू ले सकते हैं। ठीक, किसने इस कमांड को लिखा है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है हमारी BC कमांड। ठीक है, बेसिकली यदि आपको लिनक्स पे कैलकुलेटर यूज करना है, आप लिनक्स सर्वर पे काम करें लेकिन सडन आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ा, तो उस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, हम क्यू प्रेस करेंगे क्यूट करने के लिए। हम उस कंडीशन में क्या काम कर देंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा BC, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जब मैं BC लेके एंटर प्रेस करूंगा तो ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद हमारी जो स्क्रीन होगी वो स्टक हो जाएगी। तो अब जो स्टक स्क्रीन है, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट, एडिशन, ठीक है, सब कुछ कर सकता हूँ। सपोज डैट मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई करता हूँ 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, जब मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो आ जाएगा। इजीली हम अपनी कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है गाइज, अब इसको एग्जिट करने के लिए Ctrl+C हम प्रेस करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है हमारी कैलेंडर कमांड। कैलेंडर का यूज सपोज दैट आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको अचानक अपना कैलेंडर चेक करना है या कोई और इन्फॉर्मेशन चेक करनी है अपने पास्ट या फ्यूचर के रिगार्डिंग इन कैलेंडर, तो आप सिंपली यहाँ पे कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं। आप लिखेंगे CAL, एंटर प्रेस करोगे, जो मंथ आपका रिसेंट चल रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन, क्या डेट है, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि मार्च चल रहा है, आज 14 तारीख है। ठीक है, लेकिन यदि आप पूरी ईयर की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे CAL और उस ईयर का नाम मैं लिखूँगा 2024। तो आप देख सकते हैं जितने भी ईयर में मंथ होते हैं उनके सारी कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। इस तरह से हम कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं ओवर द लाइनेक्स। ठीक है, अब मैं यदि किसी स्पेसिफिक मंथ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2022 में मुझे जनवरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यह कैलेंडर देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैन 2020। तो आप देख लें जनवरी में जो 2020 था उसका कैलेंडर मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम कैलेंडर कमांड के थ्रू कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पुराने से पुराने ईयर का। ठीक है गाइज, नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं अप टाइम की। सो गाइज, अप टाइम बेसिकली क्या होता है, जब हम अप टाइम कमांड का यूज करते हैं तो अप टाइम कमांड से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कि ये जो लिनक्स सर्वर है कितनी देर से रनिंग है, कितने यूजर इस पर लॉगिन है और क्या इसका लोड एवरेज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा 28 मिनट से मैंने लिनक्स सर्वर को अप किया हुआ है। फिलहाल एक ही यूजर लॉगिन है जो कि रूट यूजर है और इस पर फिलहाल कोई लोड नहीं है। तो आप अप टाइम कमांड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं कि आपका सर्वर कितनी देर से अप है, कि टोटल कितने यूजर लॉगिन है और कितना लोड है। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। ठीक है, सो गाइस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। और नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम को कैसे चेक कर सकते हैं ओवर लिनक्स टर्मिनल। सिंपल यहाँ पे हमको लिखना है होस्ट नेम। हमारा होस्ट नेम है लिनक्स सर्वर, तो इस तरह से हम होस्ट नेम को चेक कर सकते हैं। होस्ट नेम चेंज करने की कमांड है, सिंपल आपको होस्ट नेम लिखना है विदाउट स्पेस। ठीक है गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम को कैसे चेंज किया जा सकता है। सिंपल सी कमांड है होस्ट नेम CTL स्पेस सेट विदाउट स्पेस हाइफन और होस्ट नेम, और जो भी नाम आप सेट करना चाहते हैं वो नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मेरा जो होस्ट नेम है वो लिनक्स सर्वर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट नेम CTL
सेट स्पेस होस्ट नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ रेड हैट, एंटर प्रेस करूंगा। मेरा होस्ट नेम चेंज हो चुका है, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ होस्ट नेम तो रेड हैट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे लिनक्स सर्वर इसलिए आ रहा है, जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने के लिए हमको अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा रूट से। ठीक है, अब मैं फिर अगेन यहाँ पे रूट पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूँ सूडो, अभी मैं एग्जिट नहीं हुआ हूँ, रूट से एग्जिट हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा सूडो -i। तो आप देख सकते हैं जब मैंने अगेन दोबारा लॉग आउट होने के बाद में रूट को लॉगिन किया तो वहाँ पे मेरा जो होस्ट नेम है वो रेड हैट आ चुका है। तो इस तरह से हम होस्ट नेम को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है कि आप कैसे अ, अपनी कमांड्स यदि आप एक लिनक्स टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर रहे हो उनको कैसे रिकॉर्ड करें। सपोज आप किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, वहाँ पर कोई आपको लिनक्स कमांड्स की ट्रेनिंग दे रहा है और आप उनको रिकॉर्ड करना चाहते हो। सिंपली आपको लिखना है स्क्रिप्ट। ठीक है, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखा एंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद ठीक है मैं यहाँ पे जो भी कमांड में लिखता हूँ PWD या LS, ठीक है, या मैं कोई भी कमांड यदि यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो वो हमारी बेसिकली क्या होगी, वो टाइप स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी कि हमने कितनी या कौन कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, सपोज मैं कैट से फाइल 1 को ओपन करूंगा तो ये भी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। मुझे सिंपली अपने स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+D। जैसे ही मैंने अपने Ctrl+D प्रेस करा, जो मेरी स्क्रिप्ट थी मैंने जो स्टार्ट की थी वो एग्जिट हो चुकी है और जो भी डाटा जो भी कमांड हमने एग्जीक्यूट की है वो उसमें सेव हो चुकी है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, मैं इसको यदि यहाँ पे लिखता हूँ VI और हमारे पास जब भी हम ये स्क्रिप्ट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक फाइल बन जाती है जिसका नाम होता है टाइप। ये आपको दिख भी रही होगी, जब हमने ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया तो एक हमारे पास फाइल बनती है टाइप स्क्रिप्ट। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमने लिनक्स टर्मिनल पे कितनी कमांड को एग्जीक्यूट किया है। मैंने एंटर प्रेस किया, पहले हमने PWD कमांड चलाई थी, फिर LS कमांड चलाई, उसके बाद हमने कैट से एक फाइल को ओपन किया और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई। तो गाइज इस तरह से हम अपनी कमांड्स को, क्या कमांड्स हम लिनक्स टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है कि आप सपोज दैट आपके पास कोई लिनक्स की बड़ी कमांड है और आप जस्ट बड़ी कमांड को टाइप नहीं करना चाहते हो, राइट नहीं करना चाहते हो, आप सिंपल किसी एलियस के थ्रू उस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसका क्या तरीका है। ठीक है, मतलब आप कमांड का शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो, सपोज दैट मेरे पास कमांड है PWD, मैं इसको लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ, मैं रूट पे हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं PWD नहीं, मैं सिर्फ P लिखना चाहता हूँ, P कि मैं P टाइप करूँ और मुझे पता चल जाए कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा ALI एलियास स्पेस L। ठीक है, ठीक है, एलियास स्पेस L, सपोज दैट, या मैं L या P भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ P जिसमें मैं स्टोर कराना चाहता हूँ। उसके बाद इक्वल, और यहाँ पे जिस भी कमांड को मैं एलियास में पुट कराना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी P टाइप करूँ तो मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता चले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो एलियास जो एलियास हमारा P है उसके अंदर PWD की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। जब भी मैं P टाइप करूंगा तो मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम एलियास में किसी भी कमांड को स्टोर करा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी मैं P के थ्रू फोल्डर क्रिएट करूँ, मैं लिखूंगा MK, या मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कैट कमांड को इसमें एक्सटोर कर, मैं जस्ट P के थ्रू किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लूँ, यानी कि जो कैट कमांड थी उसको मैंने P में स्टोर करा दिया और एंटर प्रेस कर दिया है। अब मैं सिर्फ लिखूंगा P और फाइल का नाम लिख दूंगा 1, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी फाइल ओपन होगी P से ही।
आइडली वो कैट से ओपन होती थी क्योंकि कैट की वैल्यू को मैंने पी में स्टोर करा दिया है। इस तरह से हम लिनक्स पे एलियास को यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपकी स्मॉल कमांड है, लेकिन यदि कोई बड़ी कमांड है लिनक्स में और आप पूरी कमांड को लिखना नहीं चाहते हो तो आप जस्ट उसको उस कमांड को एलियास में स्टोर कराओ और लाइफ टाइम तक आप उस कमांड की जगह अपने एलियास ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप एलियास का यूज कर सकते हो और लिनक्स टर्मिनल। अब बात करते हैं इको कमांड की। सो गाइस, इको कमांड का यूज हम लिनक्स टर्मिनल से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो शुभम, एंटर प्रेस करूंगा तो उसने मुझे बता दिया हेलो शुभम। यानी हम जिस जो भी इसको इनपुट देंगे वही आउटपुट ये मुझे दे देगा। इको कमांड का यूज हम लिनक्स टर्मिनल से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कमांड को कंसिडर किया है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है हमारी कि आप लिनक्स में यदि कोई बड़ी फाइल है उसको आपको जिप करना है तो आप जिप कैसे करें। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, ये कमांड है आपको जी जिप स्पेस हाइफन के और फाइल का नाम, जिस भी फाइल को आप जिप करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी जिप हाइफन के और फाइल का नाम है मेरा फाइल वन। ठीक है, इसको मैं जिप करना चाहता हूँ। ठीक है, जिप कर दिया। मैं यदि यहाँ पे एलएस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल वन है वो जिप हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम अपने फाइल को जिप कर सकते हैं। अब यदि अनजिप करने का भी सेम ही तरीका है। मैं यहाँ पे अनजिप लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी फाइल वन को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको अनजिप करूंगा तो दो फाइल सेम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, फाइल वन, जो कि जिप फॉर्मेट में है। अब मुझको उसको अनजिप करना है। मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे गन जिप। ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट कमांड है कि फाइल को डिकम्प्रेस कैसे करें। गन जिप लिखूंगा मैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा फाइल का नाम। फाइल है मेरी फाइल वन डॉट जी जेड एक्सटेंशन होता है जिप फाइल का। एंटर प्रेस कर दूंगा। जो मेरी फाइल वन जी जेड जिप फाइल थी वो अनजिप हो चुकी है। कैसे चेक करूंगा, एलएस करूंगा तो आप देख सकते हैं फाइल वन अनजिप हो चुकी है। तो गाइस, फाइल को जिप करने का जो बेसिकली मोटिव ये होता है कि आपके पास कोई बड़ी फाइल है, आप उसको किसी संबंध के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो जब आप उसको जिप करोगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा, जो स्टोरेज होगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए हम अपनी फाइल को जिप फॉर्मेट में शेयर करते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पज और एज ए स्टोरेज पर्पज, कि इजीली उसको शेयर किया जा सके। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो गाइज, इसमें हमने बेसिकली जो जाना है अनजिप कैसे कर सकते हैं और जिप कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स को हमने डिस्कशन किया है। ये वो कमांड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, इंटरव्यू में इन कमांड का यूज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। साथ ही रियल प्रोडक्शन पे भी इन कमांड का यूज होता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की कि लिनक्स पे कैसे पैकेज को इंस्टॉल करें। सो गाइज, पैकेज को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। हम यम कमांड के थ्रू भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और डीएनएफ कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एपीटी यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम रेड हैट यूज कर रहे हैं या अमेजन रेड हैट यूज कर रहे हैं तो हम सिंपल डीएनएफ और यम के थ्रू पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज डैट मैं यहाँ पे अपने रूट यूजर पे एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, मैं पहले डीएनएफ के थ्रू करता हूँ, डीएनएफ इंस्टॉल। पैकेज का नाम है HTTPD। सूडो हमने इसलिए लिया क्योंकि हम रूट यूजर पे पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमको सूडो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे। ये मैं अपाचे सर्वर का पैकेज को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, हम डीएनएफ कमांड के थ्रू पैकेज को रिमूव भी करके दिखाएंगे। रिमूव पैकेज का नाम। ठीक है, यस, पैकेज रिमूव हो चुका है। ठीक है गाइज, अब हम क्या काम करते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करते हैं बाय द यम कमांड। मैं अभी लिखता हूँ यम इंस्टॉल। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं, जस्ट कमांड को चेंज करना है।
ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि और किस तरह से हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, बाय द यम कमांड। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो नेक्स्ट कमांड है डीएनएफ, हमने कवर कर लिया है, कैसे पैकेज को इंस्टॉल करते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू काउंट लाइन इन लिनक्स। गाइस, यदि आप किसी टेक्स्ट फाइल को आपने ओपन किया हुआ है, मैं यदि मेरे पे एक टेक्स्ट फाइल है कैट के, तो मैं ओपन करता हूँ फाइल 1, मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इसके अंदर टोटल 11 लाइन है। ठीक है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट फाइल में कि 1 2 3 4 5 6। लेकिन यदि आपके पास कोई कैट फाइल है जिसमें इस तरह की लाइन मेंशन नहीं है, ठीक है, और आप उनको काउंट करना चाहते हो कि आपके टेक्स्ट फाइल में टोटल कितनी लाइंस है, तो उसका सिंपल तरीका है, आप लिखोगे WC-L स्पेस जिस भी फाइल में आप टोटल लाइंस को कैलकुलेट करना चाहते हो उस फाइल का नाम, यहाँ पे लिखूँ फाइल 1, तो उसने बता दिया कि टोटल लाइन 11 है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप टोटल लाइन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। WC स्पेस -L स्पेस फाइल का नाम। ये आपको कभी कभी लॉग्स एनालाइज करने में इसकी नीड पड़ सकती है, या टेक्स्ट फाइल को फिल्टर आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ लाइन को कैलकुलेट करना पड़ता है कि टोटल कितनी लाइंस है, तो वहां पे आप WC स्पेस -L कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड गाइस, ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली हम डिस्क इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्क इन्फॉर्मेशन, डिस्क की फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, और यदि आप किसी फाइल या फोल्डर की यूजेज चेक करना चाहते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसमें वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले कमांड डीएफ की। सो गाइज, टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है फाइल सिस्टम में, कितना अवेलेबल नहीं है, कितना यूज है, उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हम डीएफ कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मैं कमांड लिखता हूँ डीएफ। जैसे ही मैंने डीएफ कमांड लिखा तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है कि मेरे पास टोटल फाइल सिस्टम कितने हैं, ठीक है, यूजेज कितना हो रहा है, अवेलेबल कितना है, और माउंटेड कौन कौन से हैं, किस लोकेशन पे ये जो फाइल सिस्टम है माउंटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये थोड़ा वो जो फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है थोड़ा रीडेबल नहीं है। यदि आप मेमोरी अवेलेबल कितनी है या यूज़ कितनी है, इसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड होती है df-h। एच का यूज़ हम करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए। एच प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर होगी, आपके पास जो डाटा आ रहा है वो थोड़ा क्लियर आया है कि साइज कितना है, वो MB में आ चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा ईजी होता है चेक करना। ठीक है, तो कभी आपको आप लाइनक्स पे काम कर रहे हैं और किसी आपको फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि फाइल सिस्टम में कितनी इन्फॉर्मेशन या कितनी मेमोरी यूजेज हो रही है, कितने कौन सा फाइल सिस्टम कितनी मेमोरी ले रहा है, वो कहाँ पे माउंटेड है, किस लोकेशन पे माउंटेड है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आप df स्पेस -h का यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें फाइल सिस्टम के टाइप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे th, तो फाइल सिस्टम के जो टाइप हैं वो टाइप भी आपको पता चल जाएगा, इससे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल हो रही है। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो गाइज, नेक्स्ट कमांड है हमारी, यदि हम देखते हैं du कमांड। सो गाइज, du और df कमांड में डिफरेंस ये है, df कमांड का यूज हम फाइल सिस्टम में कितनी यूजेज हो चुकी है, कितना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, और फाइल स्पेस हमारे फाइल सिस्टम कहाँ किस लोकेशन पे माउंटेड है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम df कमांड का यूज करते हैं। लेकिन इफ यू कंपेयर du कमांड, तो du कमांड का यूज जो हमारी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उन फाइल्स और फोल्डर ने कितना मेमोरी लिया हुआ है, ठीक है, और कितना स्पेस खाली है, इस इंफॉर्मेशन के लिए हम du कमांड का यूज करते हैं डिस्क स्पेस की इंफॉर्मेशन के लिए, कि डिस्क स्पेस की कितनी यूजेज हुई है फाइल्स में और फोल्डर में। चेक करते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ du, तो मेरे पास जितने भी फोल्डर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह क्लियर नहीं है। उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा du स्पेस, यहाँ पे लिखूंगा ch, तो मेरे पास जब मैं ch टाइप करूंगा तो मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस फोल्डर में कौन सी फाइल है और उसने कितना स्पेस लिया हुआ है। जैसे कि टोटल जो स्पेस लिया हुआ है जो है 116 के है, जो टोटल स्पेस इन्होंने लिया हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम du स्पेस -ch करेंगे कि किस फोल्डर ने कितना स्पेस लिया हुआ है। ठीक है गाइज, अब यदि मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ du -sh, तो इससे ना हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टोटल पता चलेगा टोटल कितना स्पेस यूज्ड है, लेकिन ये पता नहीं चलने का किस फोल्डर ने किस फाइल ने कितना स्पेस लिया हुआ है।
उसकी पूरी जानकारी के लिए हमको यहाँ पे du स्पेस -ch यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क यूजेस कितना हुआ है, किस फाइल ने कितना साइज लिया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन हम du कमांड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए du स्पेस -ch कमांड यूज करेंगे। फाइल और फोल्डर ने कितनी यूजेस ली हुई है विद स्पेस, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है गाइज, सो गाइज हमने बेसिकली इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में अराउंड 50 कमांड्स को कवर किया है, और जो इस वीडियो का साइज है वो थोड़ा लार्ज हो चुका है, जिसके लिए हम इस लेक्चर को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो पार्ट 1 है वो हम आज पब्लिश कर देंगे, सेकंड जो पार्ट 1 होगा वो 4 डेज बाद हम पब्लिश करेंगे। और जिस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम थोड़ी एडवांस सर्वर लेवल्स की जो कमांड्स होंगी लिनक्स की वो कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली बेसिक्स जितनी कमांड यूज होती हैं प्रोडक्शन में, या जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, उन सभी कमांड्स को हमने इस लेक्चर में कवर किया है। तो गाइज इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी यदि आपका डाउट है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही गाइज यदि आप चैनल पे विजिट करते हैं या हमारी वीडियो को वॉच करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइज, और अपने आप क्लासमेट के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, या आपका कोई ऑफिस कलीग है उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिसके रिगार्डिंग आप वीडियो या लेक्चर चाहते हैं तो वो टॉपिक भी हमको आप सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। सेकंड पार्ट हम आज से 4 दिन बाद आपको पब्लिश करेंगे। इसमें कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन करें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक।